हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की करंट की क्लास में। आज की करंट की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। अभी देखो एक न्यूज़ रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और उस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें रिजाइन करना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है ना, प्राइम मिनिस्टर को। तो भाई ये किस कंट्री में हुआ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, इटली में या जर्मनी में? कहाँ पर हुआ ये? अभी देखो बात करें, देखो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्रांस। ऐसा हुआ है फ्रांस में। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रांस कंट्री की बात करूँ तो जी फ्रांस में जो है, अब देखो फ्रांस की जो संसद है इसकी बात करें तो फ्रांस की संसद जिसका नाम है नेशनल असेंबली, क्या बोलते हैं इसको? नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली की बात करें तो इसने जो है भी अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करा है, इसने करा है अविश्वास पारित करा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित करा है। और यहाँ पे फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन, है ना, सॉरी मिशेल वर्नियर, इनका नाम है मिशेल वर्नियर की बात करें, ये है मिशेल वर्नियर। और मिशेल वर्नियर ने अपना इस्तीफा दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, है ना। तो इन्हें दिया है और इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन को भाई इस्तीफा दिया है ना, मैक्रोन को। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि लोकसभा, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन मेंबर रहते हैं? तो मैं कहूँ कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, इस पार्लियामेंट में जो लोकसभा में सदस्य रहते हैं, अगर उन सदस्यों में प्रधानमंत्री अपना प्रस्ताव पारित नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में ये अपना विश्वास प्रस्ताव क्या बोलते हैं, पारित हो जाता है। और उस कंडीशन में माना जाता है कि भाई जो प्रधानमंत्री है उसके साथ उसके सदस्य नहीं है तो वो किस तरीके से पार्लियामेंट को हैंडल करेगा, इसीलिए उससे अविश्वास प्रस्ताव मांगा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, चलिए तो ये हैं हमारे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जिनको जो है इमैनुअल मैक्रोन यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इनसे अविश्वास प्रस्ताव मांगा गया और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चलिए, अच्छा ये एक क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से क्या बोलते हैं, एक फ्रांस ने अभी हाल फिलहाल में एक फ्रांस ने एक और निर्णय लिया था कि अगर मैं कहूँ कि गर्भपात संवैधानिक है, गर्भपात असंवैधानिक नहीं है, तो गर्भपात असंवैधानिक नहीं है ना, यहाँ पे करा सकते हैं, तो असंवैधानिक नहीं है ना। तो इस प्रकार का निर्णय भी फ्रांस ने ही लिया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारे यहाँ पे कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ पर हुई है। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिसेंट मीटिंग यानी कि एक मीटिंग की गई है और ये की गई है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी को लेकर के, कि जो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको मैनेज करने के लिए बैठक की गई है। अब ये बाकू में की गई है, रियाद में, दोहा में या फिर बुसान में, कहाँ पे की गई है? अभी प्लास्टिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बनी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वैश्विक प्लास्टिक संधि की, है ना, तो हम बात कर रहे हैं वैश्विक प्लास्टिक संधि की, प्लास्टिक संधि की। अगर इसकी बात करें, वैश्विक प्लास्टिक संधि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो भाई इसका काम क्या है, ये क्यों करी है हमने। तो ये संधि या मैं कहूँ कि ये एग्रीमेंट या मैं कहूँ कि ये जो बैठक करी है हमने, ऐसा क्यों, इसको लेकर के बैठक क्यों करी है? क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। काम क्या है? ये है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ठीक है,
पहला काम तो इसका ये है। और दूसरे काम की अगर मैं बात करूं तो भाई दूसरा काम क्या है, इन्होंने टारगेट रखा है। यहाँ पे जो मेंबर बैठे थे, अच्छा इसमें किन के बीच हुई है, किसने करी है ये संधि, तो ये संधि करी किसने है, तो इसमें जितने भी विकासशील देश हैं, विकासशील देश इन्होंने, साथ में जो विकसित कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं उन्होंने। अब तीसरी बात यहाँ पे करी जाए, विकसित कंट्री आते हैं। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ आपके सामने, तो भाई दूसरी बात ये कि इन्होंने टारगेट क्या रखा है। अगर इनके टारगेट की बात करी जाए कि इन्होंने टारगेट क्या रखा है, तो जी इन्होंने टारगेट रखा है कि 2040 तक एकल उपयोग स्टेप बाय स्टेप खत्म कर दें प्लास्टिक को, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो 2040 तक जो है एकल उपयोग, है ना, स्टेप बाय स्टेप इसको खत्म कर दें प्लास्टिक को, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुई कहाँ पर है ये संधि, इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर हुई है, संधि को होस्ट किसने किया है, तो ये हुई है दक्षिण कोरिया के बुसान में। कहाँ पर हुई है, ये हुई है दक्षिण कोरिया के बुसान की बात करें तो बुसान में ये संधि होती है, दूसरी बात है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये हो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक देखो बाकू की बात करूँ तो बाकू में COP29 हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और एक रियाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों मैं आगे लिख देती हूँ। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, वैश्विक प्लास्टिक संधि की बात करें तो ये आपका दक्षिण कोरिया, यानी कि जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में हुई है, और दक्षिण कोरिया के भी बुसान में, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं कहूँ कि बाकू में भी तो एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है। अगर बाकू की बात करें तो बाकू में कौन सी हुई है, बाकू पड़ता है अजरबैजान में, ये पड़ता है आपका अजरबैजान की बात करें तो ये पड़ता है अजरबैजान में। और यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करूँ तो ये हुई है 29 नंबर की, ठीक है। और ये किसे लेकर, किससे रिलेटेड है, तो ये है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आपसे पूछा जाएगा, ये है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट नाम आया था रियाद का। अगर यहाँ पे रियाद की बात करें तो रियाद जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रियाद जो है ये है आपका सऊदी अरब में। कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में हुआ है आपका COP16, कौन सा हुआ है, ये हुआ है COP16। और यहाँ पे मरुस्थली रोकथाम यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो ये कहाँ पे होती है, ये मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए ना, मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए हुई है, ठीक है, इसको कम करने के लिए। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है। तो भाई कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने बेटे को क्षमादान दिया है, ब्राजील के, कनाडा के, USA के, फिलीपींस के। अब देखो इसको देख करके तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को क्षमादान की जो यानी कि क्षमादान पावर होती है भाई वो उसका यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो भाई कौन सा कंट्री है जिसने यहाँ पे क्या बोलते हैं क्षमादान का अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करा है, ब्राजील, कनाडा या फिर USA या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करी जाए तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये करा है USA ने। किसने करा है, USA ने। और USA में तो सरकार बदलने के भी चांसेस चल रहे हैं, मतलब बदलेगी ही, है ना। चलिए अब देखो क्षमादान की बात करें तो क्षमादान, ठीक है, अगर यहाँ पे क्षमादान की बात करें तो ये होता क्या है, यानी कि अपराध से दोष मुक्त करना होता है, और ये होता है प्रेसिडेंट के हाथ में। होता क्या है भाई, अगर किसी अपराधी ने अपराध करा है तो अपराध से दोष मुक्त करना होता है, ठीक है, अपराध से दोष मुक्त करना होता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे करा किसने है ऐसा, तो सबसे पहले भाई कर्ता कौन है, किसने करा है ऐसा, तो इसका कर्ता कौन है, ये है USA। और USA के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने करा है, जिनका नाम है जो बाइडन। क्या नाम है इनका, इनका नाम है जो बाइडन। इनके द्वारा ऐसा करा गया है। भाई ऐसा क्यों करा गया है, तो इनका अपराध क्या था, इनके बेटे का अपराध था भाई, इनके बेटे का यहाँ पे ये था गन और हथियार रखना, ठीक है, गन और हथियार रखना,
ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे ये तो इनका तो मामला फिनिश हो जाता है। अगर भारत की बात करूँ तो भारत की क्या कंडीशन है, भारत में जो क्षमादान शक्ति आती है वो 2 लोगों को दी गई है। क्षमादान पावर जो है, ये क्षमादान शक्ति जो है ये 2 लोगों के पास होती है भारत में। एक होती है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, और एक होती है यहाँ पे जो गवर्नर हैं इनके पास, ठीक है। यानी कि एक होती है राज्यपाल के पास में होती है, राज्यपाल के, और एक होती है राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। वैसे इनका प्रयोग राष्ट्रपति केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। अगर इनडायरेक्टली देखें तो, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल आता है 72, आर्टिकल 72 में 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, और आर्टिकल 161 में क्षमादान की पावर किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति 2 चीज कर सकता है, एक तो मृत्युदंड को बिल्कुल माफ कर देगा, है ना। मृत्युदंड अगर मिल चुका है तो राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड को बिल्कुल खत्म कर देगा। और दूसरी चीज है मार्शल लॉ, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ को भी चेंज कर सकता है। ये दोनों काम राष्ट्रपति के हाथ में होंगे, लेकिन इन दोनों पे कभी भी क्षमा कौन नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता, दोनों जगह, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो बाइडेन ने अपने बेटे को दिया है क्षमादान, और इसके पीछे बहुत बड़ी कूटनीति है। चलिए वो कभी बाद में देखेंगे। फिलहाल सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में अपराध यहाँ पे असाध्य रोग, माफ कीजिएगा, असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेंट गाइड्स की बिल जो है ये किसने प्रस्तुत किया है, डाइंग बिल। तो असिस्टेंट डाइंग बिल भाई ये किसने प्रस्तुत किया है और किसके संदर्भ में, असाध्य रोग के। ब्रिटेन ने किया है, जापान ने, चीन ने, या फिर जर्मनी ने। इसका सही आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई इसको किसने पेश किया, सबसे पहले है असिस्टेंट डाइंग बिल। एक बिल आया है जिसका नाम है यहाँ पे असिस्टेंट डाइंग बिल, ठीक है। असिस्टेड डाइंग बिल की बात करूं तो भाई ये बिल आता है एक, ठीक है। दूसरी बात है कि इसको पेश किसने करा है। अब अगर इसके पेशकर्ता की बात करें तो ये करा है पेश यूके, ब्रिटेन ने। किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन के द्वारा पेश किया गया। ब्रिटेन की राजधानी की बात करें लंदन हो जाएगी, और भाई अगर इसकी बात करें तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड इसकी मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है क्या, देखो अब एक प्रकार का ये असाध्य रोग की बात करें तो भाई है कैसा ये। अगर असाध्य रोग की बात करूं तो क्या चीज है, आपने कभी नाम सुना है इच्छा मृत्यु का, जिसे हम कई बार क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया बोलते हैं, है ना। तो ये है क्या चीज, ये है जी इच्छा मृत्यु है ये, है ना। ये है इच्छा मृत्यु की बात करें तो ये हो जाएगी इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु अधिकार की बात कर रहे हैं। अब ये अधिकार भाई क्यों दिया गया है, ब्रिटेन ने ऐसा क्यों करा है, तो ब्रिटेन का उद्देश्य क्या है। ब्रिटेन ने जो ऐसा करा है तो ब्रिटेन का कुछ तो उद्देश्य होगा जिससे ब्रिटेन ने ऐसा करा है। इनका मानना है कि परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा अगर यूथेनेशिया को अप्लाई कर दिया जाए तो। क्या है, तो इनका उद्देश्य है परिवार पर आर्थिक बोझ कम होना, है ना। आर्थिक जो बोझ है ये कम हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, इन्होंने रखा भाई, इन्होंने कोई क्राइटेरिया भी रखा होगा उम्र का, बिल्कुल रखा है उम्र का क्राइटेरिया। तो उम्र का क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो भारत में बात करते हैं तो भाई भारत में क्या नाम दिया जाता है इसको, यूथेनेसिया, जो यूथेनेशिया। और इसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तब भारत में इसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये करा किसने है, ये करा है ब्रिटेन ने। आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और आती है, अच्छा यहाँ पे ये ब्रिटेन ने करा है तो यहाँ के प्रेसिडेंट आपसे, प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, कीर स्टारमर, है ना। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कीर स्टारमर हो जाएंगे। ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में दुनिया के पहले यानी कि स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, किसने करा है। यानी कि भाई ऑटोमेटिक ये उपग्रह जो है खुद से चलेगा, और इसका जो भाई यहाँ पे सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ये किसने करी है, जापान ने करी है, चीन ने, यूएसए ने, या फिर रूस ने। इसका आंसर बताएंगे। दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह है तो लिखेंगे इसके बारे में
पहली बात तो ये दुनिया का पहला है और कैसा है, स्वचालित उपग्रह है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये बनाया किसने है, तो भाई देश कौन सा हो जाएगा जिसने इसे बनाया है, ये देश हो जाएगा चीन, जिसने इसको सफल प्रक्षेपण या भाई इसके सफल सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है, ये है चाइना। काम क्या करेगा ये, ऐसा काम क्या करने वाला है ये, तो देखो बिना किसी जमीनी सहायता के मार्ग में परिवर्तन करता रहेगा, तो ये किसी जमीन की सहायता नहीं लेगा, तो ये बिना किसी जमीनी सहायता से, बिना किसी जमीनी सहायता से मार्ग में परिवर्तन करना, ये इसका काम हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है, ठीक है, तो इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो भाई ये क्या है, ऐसा एक यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, उपग्रह है, तो ये कितने उपग्रह हो जाएंगे, अगर इनकी बात करें तो ये कितने उपग्रह हो जाएंगे, देखो ये उपग्रह है 2। पहला कौन सा उपग्रह है, तो इसका नाम है यहाँ पे गाओजिंग 2, क्या नाम है इसका, गाओजिंग 2 0.3, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, दूसरा ये भी हो जाएगा गाओजिंग 2 0.4, ठीक है, ये दोनों नाम हो जाएंगे इसके। अब ये है कि भाई इनको लॉन्च किस व्हीकल से किया जाएगा, तो किसी ना किसी व्हीकल से तो इनको लॉन्च किया जाएगा, है ना, तो भाई ये किस व्हीकल से लॉन्च होने वाले हैं, अगर इनके व्हीकल की बात करें तो जी ये किस व्हीकल से लॉन्च होने वाले हैं, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये होंगे लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से, किससे, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, इसे किसने बनाया है, तो जी इसका सफल टेस्टिंग की है चाइना ने, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है, तो भाई एक योजना चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कौन सी योजना थी, तो भाई इसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। अब जो ये योजना चली है, अगर इस योजना की बात करें तो ये योजना सबसे पहली बात भाई, अगर इस योजना की बात करें तो ये योजना सबसे पहले लॉन्च कब हुई थी, ये बात आती है इम्पोर्टेंट, ये योजना लॉन्च कब होती है, तो ये योजना लॉन्च होती है 22 जनवरी को, और 22 जनवरी 2015 की बात करें तब ये लॉन्च होती है। अब लॉन्च हुई कहाँ से थी, तो ये पानीपत हरियाणा से हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये हुई थी पानीपत हरियाणा से ये लॉन्च होती है ये योजना, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसने पूछा है कि ये वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म का लिंग अनुपात कितना है। इससे पहले इम्पोर्टेंट तो देखो ये हो जाएगा 2023-24 का लिंग अनुपात तो हम देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई ये 2011 की जनगणना जो थी, अभी हमारी कोई जनगणना नहीं हुई है, हम 2011 की जनगणना को ही बेस मानते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो जी लिंग अनुपात कितना था, है ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सेक्स रेशियो की बात करें, यहाँ पे अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो जो ये रेशियो है, अगर यहाँ पे इस लिंगानुपात की बात करी जाए तो ये लिंगानुपात भाई कितना है, अगर 1000 लड़के हैं बॉय हैं तो इन पे कितनी गर्ल हैं, आप कहोगे 943 लड़कियां मानी जाएंगी, ठीक है, ये गर्ल हो जाएंगी। ये लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार था। अब दूसरी बात आती है कि भाई यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात की, अच्छी चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं तो चाइल्ड यानी कि बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करें, बाल लिंगानुपात इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो भाई आप कहोगे सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो ये है सबसे ऊपर है केरल, और सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। अब यहाँ पे 2022 से 23 जन्म के आधार पर, और चाइल्ड का हमेशा देखेंगे 0 से 6 साल तक होता है ना, तो यहाँ पे
समय क्या बोलते हैं 2023-24 के जन्म के लिंगानुपात में कितना हुआ है, तो ये जो लिंगानुपात हुआ है ये हुआ है 930। अब यहाँ पे अच्छा मैंने बात करी थी 2011 की, अगर यहाँ पे आज की बात करें किसकी, अगर आज की बात करें 2023-24 की, तो कितना हो जाएगा 1000 अगर बॉयज़ हैं तो यहाँ पे 930 गर्ल्स हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मतलब ये क्या हुई है, कमी हुई है देखने के लिए मिली है, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे दूसरी बात अगर मैं आपसे करूँ तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है 2023-21 से 22 तक का है ना, 2014 से सेक्स रेशियो लिया है हमने, और ये किसका लिया है, बर्थ का लिया है, ठीक है। जो 0 से 6 साल होते हैं जिनको शिशु लिंगानुपात या मैं कहूँगी बाल लिंगानुपात का, ये डेटा कैसा है, ये है बाल लिंगानुपात अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर नॉर्मल में तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। अगर यहाँ पे सर्वाधिक की बात करी जाए तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा और सबसे कम किसका हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा केरल का और सबसे कम हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है। अब देखो 2014-15 में कितना था, 918 था। उसके बाद में 2015-16 में 923, फिर 926, 929, 931, 934, 937, 934। मतलब यह है कि 2021-22 में जितना था उसके अनुसार देखा जाए तो 2020-21 में था उसके अनुसार 2021-22 में गिरा है। और अगर अब की बात करें तो भी हमें थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो में, तो भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक किस में हो जाएगा, सर्वाधिक, और सबसे कम किस में हो जाएगा। ये दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सब सर्वाधिक और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिनकी उम्र 0 से 6 साल तक है ना, उन बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस में हो जाएगा, इसके लिए केरल नहीं जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम तो इसके लिए हरियाणा ज़रूर जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जो ऊर्जावीर योजना है, इस ऊर्जावीर योजना का प्रारंभ कहाँ से किया है। तो भाई देखो ये नागपुर से किया है, पटना से, प्रयागराज से, विजयवाड़ा से। आंसर बताएंगे। एक योजना है जिसका नाम है ऊर्जावीर योजना, एक योजना है, नाम है इसका ऊर्जावीर योजना। ऊर्जावीर योजना की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जावीर योजना जो है आपकी शुरुआत होती है, और ये किस राज्य से शुरू होती है अगर पूछा जाए तो भाई कौन सा स्टेट है, किस राज्य से शुरू हुई है ना, तो ये होती है आंध्र प्रदेश से शुरू। कहाँ से, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से शुरू होती है। अब दूसरी बात है कि भाई स्टार्ट किसके द्वारा करा गया है, किसने स्टार्ट करा है, तो ये मनोहर लाल खट्टर की बात करें, इनके द्वारा, इसको मनोहर लाल के द्वारा शुरू किया गया है। जो मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब ये मंत्री किसके हैं, तो ये महुआ मंत्री हैं, ठीक है, जो अर्बन अफेयर्स मामलात के मंत्री हैं, तो भाई ये हैं महुआ मंत्री, इनके द्वारा, ठीक है। अब इन्होंने जो स्टार्ट करा है तो भाई इनमें इनका काम क्या है अगर बात करें तो जी इस योजना का काम क्या है, इस योजना का काम है कि जो 1 लाख ऊर्जावीर, 1 लाख ऊर्जावीरों को नौकरी देने का काम है इसका। अब नौकरी कैसे देगी, मतलब जैसे अग्निवीर को दी जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इन 1 लाख ऊर्जावीर की अगर बात करें तो इसमें दोनों मेंबर आएंगे। देखो इसमें महिला भी होंगी, इसमें जो है यहाँ पे युवा भी होंगे, साथ में महिलाएं भी होंगी, ठीक है। काम क्या होगा, इन दोनों को एक साथ लाया जाएगा और जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्रिएट कैसे किया जाए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले के आधार पर अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई जाएंगी और यहाँ पे उन्हें नौकरी दी जाएगी लगभग 1 लाख व्यक्तियों को, ठीक है। इसी के लिए ऊर्जावीर योजना लाई गई है। और ये कहाँ लाई गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में लाई गई है, आंध्र प्रदेश के भी विजयवाड़ा में, है ना। आंसर होगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ से शुरुआत करी जा रही है, ठीक है। चलिए
अगला सवाल आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया। नागरिक उड्डयन दिवस 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो भाई नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है इसकी बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस अगर ये बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो भाई ये कब मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट कब करते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 7 दिसंबर को। कब किया जाता है तो 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को एक कन्वेंशन हुआ था। इसमें एक कन्वेंशन हुआ था और इस कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन हुआ था आपका शिकागो में। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था शिकागो में, जिसे मांस की मंडी बोला जाता है, विनिपेग जहाँ पर है ना, शिकागो में। और शिकागो यूएसए में एक कन्वेंशन हुआ था। और इस कन्वेंशन की बात करें तो इस कन्वेंशन की 80वीं वर्षगांठ है इस बार, है ना, 80वीं वर्षगांठ है। तो इसके लिए जो है इंडिया की सबसे बड़ी और सस्ती इंडिगो लाइन दी गई है। ये इंडिया की सबसे बड़ी होगी और सस्ती भी होगी, ठीक है। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 7 दिसंबर को, ये दी गई थी इंडिया को, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको ये याद रखना है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे सिविल एविएशन डे, आपको पता होगा नेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को होता है। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश में विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ा है। तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर भाई आतंकवादी, या मैं कहूँ कि जो बाहरी उग्रवादी हैं उनके क्या बोलते हैं पावर के द्वारा जो यहाँ के प्रेसिडेंट ने अपना देश छोड़ दिया है। सीरिया, बांग्लादेश, यूक्रेन या ईरान। आप कहोगे कि ऐसा तो बांग्लादेश में भी हुआ था, लेकिन मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। और छोड़ा भी क्यों है, क्योंकि वहाँ के विद्रोही बलों के द्वारा, ठीक है, उग्रवादी और विद्रोही बलों के द्वारा छोड़ा गया है। जबकि शेख हसीना की बात करें तो यहाँ पे विद्रोही बल ऐसे नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ वहीं के नागरिक थे, है ना। और यहाँ पे वहीं के नागरिक हैं लेकिन वो संगठन है, ठीक है। चलो तो ये हुआ कहाँ पर है, देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक अपोलो शहर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, अपोलो शहर पढ़ाया था, ठीक है। अगर अपोलो शहर की बात आपको, अपोलो अगर नाम याद आ रहा है, सॉरी ओलेप्पो शहर, माफ़ कीजिएगा, इसका नाम है ओलेप्पो शहर। ये ओलेप्पो शहर पढ़ाया था। और ये जो शहर पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो मैंने कहा था ये पड़ता है सीरिया में। कहाँ पड़ता है, सीरिया में। अभी कुछ टाइम पहले इस वाले शहर में, अगर इस शहर की बात करें अलोप्पो शहर की, तो अलोप्पो शहर में एक संगठन ने अभी हमला करा था। और ये जो संगठन था, इस संगठन का नाम था आपका यहाँ पे हयात तहरीर अल, चलिए लिख देती हूँ, हयात तहरीर अल शाम विडोही संगठन, ठीक है। शाम विडोही ये एक संगठन है, ठीक है। इसने अलोप्पो शहर पर कब्जा कर लिया था, सीरिया पर। अब क्या काम करा, सीरिया की जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है दमिश्क, ठीक है, इसकी जो राजधानी है दमिश्क, इस पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। जब इस पर कब्जा कर लिया तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राजधानी दमिश्क पर कर लिया है अब कब्जा, ठीक है। पहले तो यहीं पे करा था शहर पे, इस पे भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सीरिया की बात करें तो जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल अहमद की बात करें, इनका नाम है बशर अल अहमद, ठीक है। बशर अल अहमद की बात करें तो बशर अल अहमद ने क्या काम करा है, ये भाग गए हैं। और ये भाग कहाँ गए हैं, रूस की बात करें तो भाई ये चले गए हैं। तो यह हो जाएंगे सीरिया के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में
हाइपरलूप जो ट्रेन परीक्षण है, ये ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक, तो भाई ये आईआईटी दिल्ली में बनाया जाएगा, आईआईटी मुंबई ने बनाया है इसको, या आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने, किसका भाई इसका परीक्षण किया है? हाइपरलूप परीक्षण करा है और ट्रैक बनाया। एक हाइपरलूप कुछ इस प्रकार की नली होती है, ठीक है। हाँ, अब ये छोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी, ठीक है। अब ये हाइपरलूप मतलब ये निर्वात है, ठीक है। ये कैसी है? ये होती है निर्वात। इसमें भाई किसी प्रकार की, मैं कहूँ कि यहाँ पे इसमें कोई साधन नहीं है, ये निर्वात है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक ट्रैक बनाया जाएगा और इस ट्रैक पर दौड़ाई जाएगी ट्रेन, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी दिखाऊंगी किस प्रकार का ट्रैक बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण है, ठीक है। तो यह है हाइपरलूप परीक्षण है और ये भारत का प्रथम होगा, ठीक है, परीक्षण है। और अगर भारत की बात करें तो जी भारत का है ये पहला, ठीक है, फर्स्ट है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी टेस्टिंग किसने करी है? अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग किसके द्वारा करी गई है? ये टेस्टिंग करी है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बात करें, मद्रास ने इसकी टेस्टिंग कर ली है। अब दूसरी बात ये आती है कि आईआईटी मद्रास ने जो करी, अकेले ने तो करी नहीं है, इसकी हेल्प भी तो करी होगी किसी ने, बिल्कुल करी है। तो इसकी हेल्प किसने करी है? तो भाई इसकी हेल्प करी है इंडियन, और साथ में क्या बोलते हैं, जो इंडिया है, और इसके बाद में टू जो स्टार्टअप रेलवे है ना। तो किसने? आप कहेंगे यहाँ पे इंडिया टू स्टार्टअप ने, ठीक है, रेलवे के द्वारा इसकी हेल्प करी है। अब दूसरी बात है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आईआईटी मद्रास, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो ये कुछ इस प्रकार की टेक्निक बनाई जाएगी, इसके अंदर ट्रैक बनाया जाएगा, ये बिल्कुल निर्वात है। अब इसके अंदर ट्रैक बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे ट्रेन चलाई जाएगी। तो अब ये जो है इसकी स्पीड कितनी होगी? अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 1100 लगभग बात करें, 1100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई इसकी जो है कितने क्षेत्र में जो इसका परीक्षण करा गया है? अगर इसके परीक्षण की बात करें तो फिलहाल में जो परीक्षण करा गया है ये 410 मीटर तक जो है इसका परीक्षण किया गया है कि ये सक्सेस हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारी क्लासेस देखते हैं हम कल। तो ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी आज अब कुछ टाइम बाद आपकी क्लास आ जाएगी पीसीएस वाली भी, आप उसको भी, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस वाले बच्चे भी भाई अपनी क्लास को ज्वाइन करें, आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।